वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है क्लास 9th का। उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। कल हमने फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह को डिस्कस किया था। आज जो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे लिक्विड की वो है डिफ्यूजन और डेंसिटी। सबसे पहले बच्चे अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्ट में, जहाँ हमने स्टार्ट की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की जब हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी थी उसमें हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखी थी, जो कि क्या थी? द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज़ नोन एज डिफ्यूजन। यानी हमने क्या पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या है? ये कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स की, जिसके नतीजे में उनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है। खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। और रीज़न क्या है? उनकी कोलिजन हो रही है, वो रैंडमली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है जब वो कोलाइड करते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो प्रोसेस है ओवरऑल, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ये हमने पढ़ी थी गैसेस में। जब लिक्विड्स की बात करेंगे, लिक्विड में भी बेसिकली यही डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं। लेकिन लिक्विड्स की जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड की निस्बत क्या होती है? डिफरेंट होती है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। अब देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ज़्यादा स्पीड, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनके दरमियान एयर स्पेसेस, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से कोलाइड करते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड का कंपैरिजन करें सॉलिड के साथ, तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है स्पीड के साथ कंटिन्यूस मोशन शो करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये मूव कहाँ से करते हैं? हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। यानी जहाँ इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ये वहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं। किस तरफ? जहाँ इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। और फिर एट द एंड क्या करते हैं? सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं और फिर क्या बना देते हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली बच्चे ये डेफिनेशन तो वही है जो हमने गैसेस में भी पढ़ी है कि कोलाइड करेंगे रैंडमली और स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी और एक होमोजीनियस। एट द एंड जब भी डिफ्यूजन होगी हमें क्या मिलेगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें, गैसेस में तो हम गैसेस की बात करेंगे यहाँ, लेकिन हमें कौन सी एग्जाम्पल कोड करनी पड़ेगी? किसी लिक्विड की। अब देखिए, फ़र्ज़ करें आपने एक टैंक में या किसी भी बोल में या किसी भी कंटेनर में आपने वाटर लिया। अब उसमें आप कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दें इंक के, ब्लू इंक जो आप पेन में यूज़ करते हैं या घरों में कोई भी किसी किस्म की इंक है उसके ड्रॉप्स ऐड कर दें आप। क्या होगा? जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे उधर जो वाटर है उसमें मूव करना शुरू कर देंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे बहुत स्पीड के साथ, और सारे बीकर में आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाएंगे। और शायद विद इन मिनट या 2 मिनट्स वो जो हमारे पास हमारा वाटर था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? लाइट ब्लू। अगर हमने थोड़ी इंक डाली, अगर हमने बहुत ज़्यादा इंक डाल दिया तो जाहिर सी बात है वो उसी के अकॉर्डिंग डार्क ब्लू भी हो सकता है। तो इस तरह से एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा लिक्विड्स का। लिक्विड डिफ्यूज लाइक गैसेस बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज स्लो एज कम्पेयर टू गैसेस। अब लिक्विड जो है वो भी गैसेस की तरह ही डिफ्यूज करेंगे बट इनका रेट क्या होगा? स्लो होगा। तो जाहिर सी बात है हमें पता है इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी जो मूवमेंट है वो गैसेस के कंपैरिजन में स्लो है, तो फिर इनकी जो डिफ्यूजन है वो भी जो रेट है उसका वो क्या होगा? स्लो होगा। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि डिफाइन डिफ्यूजन विद एग्जाम्पल। तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। वो डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हैं, ये वाली लिखते हैं या वो जो पहले हमने पढ़ी है वो ज़्यादा प्रॉपर है। आप वो डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लें कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की ड्यू टू रैंडम कोलिजन एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। कि रैंडम कोलिजन होती है, मूवमेंट होती है और स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, और वो क्या बना देते हैं? एट द एंड एक मिक्सचर वो बना देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और इसकी एग्जाम्पल सिंपल, मिक्सिंग अप ऑफ इंक इन वाटर। जब आप किसी भी इंक को पानी में ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है। और अगर आपसे पूछा जाए गैसेस और लिक्विड के में डिफ्यूजन का कंपैरिजन, तो सिंपल, गैसेस में डिफ्यूजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में उनसे थोड़ा काफ़ी बल्कि कम होता है। तो ये इसकी रीज़न क्या है? रीज़न आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लोअर काइनेटिक एनर्जी होती है, लोअर इंटरस्पेसेस जो होती हैं। तो ये आप रीज़न 2-3 देख सकते हैं, इससे इसकी डिफ्यूजन का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जिस तरह हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते आ रहे हैं, हमने पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया, वेपर प्रेशर को डिस्कस किया, वेपोरेशन को डिस्कस किया, फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया। उसमें हमने क्या देखा? हमने देखा ये जितनी भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे क्या कर रही हैं? डिपेंड कर रही हैं। जिस तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरह डिफ्यूजन भी है। ये किस पे डिपेंड करती है? कि जहाँ डिफ्यूजन हो रही है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, कैसी हैं, वो भी ये डिसाइड करेंगे कि डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा या
हाई होगा। उसके बाद मॉलिक्यूल का साइज़ है। थर्ड पे शेप, मॉलिक्यूल की शेप कैसी है जिनमें डिफ्यूजन हो रही है, और टेम्परेचर वाला फैक्टर तो डिसाइड करता ही करता है। अब सबसे पहले अगर हम फोर्सेस को देखें तो बच्चे ये कॉमन सेंस है। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो एक दूसरे से सेपरेट होकर मूव करेंगे? नहीं, वो कोशिश करेंगे कि हम साथ ही रहेंगे, क्योंकि फोर्सेस उनको सेपरेट नहीं होने देंगे। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनकी डिफ्यूजन फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनका रेट क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें फिर डिफ्यूजन स्लो होगी। सेकंड है साइज़। अब ज़ाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल का साइज़ स्लो होगा तो वो अच्छे तरीके से मूव कर सकेगा ना। जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा उसकी मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो फिर डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी। उसके बाद है शेप। अगर मॉलिक्यूल जो डिफ्यूजन हो रही है जिनमें उनकी जो शेप है उनकी वो रेगुलर है, कोई प्रॉपर शेप है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है दूसरी चीज़ों के ऊपर स्लिप करना या मूव करना। लेकिन अगर इरेगुलर शेप है तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है? डिफ़िकल्ट हो जाती है, और डिफ्यूजन का रेट भी स्लो हो जाता है। लास्ट जो फैक्टर है वो हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है, टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना हम टेम्परेचर इन्हेंस करेंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो कम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उनकी डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये बच्चे हमारी प्रॉपर्टी थी डिफ्यूजन, जिसको हमने देखा डिटेल से। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कहीं भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मैस और वॉल्यूम की रेशियो को कहते हैं। इसको हम रो से शो करते हैं। हम कहते हैं रो इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, के मैस और वॉल्यूम को डिवाइड करें तो हमारे पास डेंसिटी, और इसे रो से शो किया जाता है। अब इससे अगर हम इसके फार्मूले को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि जो डेंसिटी है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो क्या है? उसका रिलेशन उसके मैस और वॉल्यूम के साथ है। मैस के साथ उसका रिलेशन डायरेक्ट है, जबकि वॉल्यूम के साथ उसका रिलेशन क्या है? इन्वर्स। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मैस ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर वाइस वर्सा आ रहा है कि अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसका मैस बहुत कम है, तो फिर उनकी डेंसिटी क्या होगी? वो वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर डेंसिटी कम होगी। तो ये बचे हमारे पास इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो ये आपने याद रखना है। और एक और बात, जो लिक्विड्स की डेंसिटी है, हमने पहले पढ़ी थी गैसेस की डेंसिटी। गैसेस हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है हम अगर लिक्विड से कंपैरिजन करें। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं लेकिन उनका मैस बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की तरफ आएँ तो लिक्विड में गैसेस के कंपैरिजन में मैस ज़्यादा और वॉल्यूम कम होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है? गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसलिए तो हमने पढ़ा था कि गैसेस की डेंसिटी को हम ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में शो करते हैं, जबकि जो लिक्विड्स की डेंसिटी है इसको हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर करते हैं। क्योंकि गैसेस की डेंसिटी इतनी कम होती है, उसके लिए अगर हम ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, जो कि हम सही तरह से फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखते हैं इन्होंने इधर क्या कहा है। कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स डिपेंड अपॉन इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बात मैंने पहले ही आपको बताई है कि डेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैस और वॉल्यूम पे। और मैस के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, मैस जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। लिक्विड्स आर डेंसर दैन गैसेस, ये भी आपको मैंने पहले बताया कि जो लिक्विड्स हैं वो गैसेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेंसर हैं। क्यों? क्योंकि इनका मैस ज़्यादा होता है जबकि वॉल्यूम कम होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान खाली जगह बहुत कम होती हैं, यहाँ के नज़रअंदाज किए जाने के काबिल होती हैं। एज अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे कैन नॉट एक्सपैंड फ्रीली एंड हैव फिक्स वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। और गैसेस के कंपैरिजन में ये जो हैं ये तकरीबन तमाम जगह को कवर नहीं करते। जैसे गैसेस को जितनी भी जगह अवेलेबल हो जाए वो सारी की सारी जगह में जो गैसेस है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उनका फिर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर इसीलिए उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वाई लिक्विड्स आर डेंसर एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो इसका आपने ये रीज़न देना है, उनके दरमियान इंटरस्पेस जो होती हैं वो कम होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं लिक्विड्स की गैसेस के कंपैरिजन में। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो क्या करते हैं, उनके जो मैस है वो ज़्यादा होता है और लिहाजा उनकी डेंसिटी फिर क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब डेंसिटी की अगर बात करें तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि एयर हवा की डेंसिटी देखिए कितनी कम है वाटर के कंपैरिजन में। वाटर की 1 है और एयर की कितनी है? 0.001।
यानी उससे बहुत कम है उसका अगर हम कंपेरिजन करें 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 0.001 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है, बहुत इसका कम है इसके कंपैरिजन में। यही वजह है कहते हैं कि हमारे पास जो रेन है वो नीचे को गिरती है। जाहिर सी बात, अगर कोई चीज़ ऊपर फ्लोट करती है इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। अब वाटर की डेंसिटी चूँकि ज़्यादा होती है एयर से, तो वो नीचे आराम से क्या है, उसका जो फॉल होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अच्छा जी, और एक और बात, ये जिन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे होंगी, जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर। जैसे हम देखते हैं कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, इसकी भी मेन वजह यही है कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, लिहाजा वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, बैठती नहीं है। अब इसके अलावा केरोसिन ऑयल है, वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी भी कम है। मगर हनी, जो हम शहद जो हम घरों में यूज़ करते हैं, देखते हैं, खाते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आप उसको कभी भी पानी में डालोगे तो वो फ़ौरन से नीचे बैठ जाएंगे। तो ये डेंसिटी की कुछ टर्म्स आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंसिटी की डेफिनेशन प्रॉपर। डेंसिटी क्या है, मैस बाय वॉल्यूम। इसका मैस के साथ रिलेशन क्या है, वॉल्यूम के साथ क्या है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होती है लिक्विड्स के मुकाबले में। बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, बारिश जो बरसती है वो क्यों नीचे होती है, केरोसिन ऑयल पानी के ऊपर क्यों तैरता है। ये 2-3 इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम देखें तो कह रहे हैं व्हाई डज वेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब वेपोरेशन यानी लिक्विड्स का वेपर्स में चेंज होना क्यों स्पीड से होना शुरू हो जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो बच्चे, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और ओवरकम करके वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एवेपोरेशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की तारीफ करनी है जस्ट आपने, तो कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स। जैसे लिक्विड का गैस में कन्वर्ट या वेपर्स में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है, इसी तरह वेपर्स का या गैसेस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ अ वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट देखें, वाई इज़ वेपर प्रेशर हायर एट हाई टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है वो हम टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे, इसका भी आंसर वही है तकरीबन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और जितने वेपर्स होंगे वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर इन्हेंस करता है। वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर दैन दैट ऑफ अल्कोहल। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है। तो बच्चे, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और कौन सी, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसमें वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं आप इक्विलिब्रियम की तारीफ कैसे करेंगे। तो बच्चे, ये 10th में भी है इक्विलिब्रियम। अगर हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात करें ना, तो इक्विलिब्रियम को हम इस चीज़ में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब होता है तवाज़न। कोई भी रिएक्शन है, कोई भी स्टेट है, उसमें तवाज़न का कायम हो जाना क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इस चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या है, हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है इसमें हमने बेसिकली पढ़ा है ये जो वेपर प्रेशर है, एवेपोरेशन है, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इन चीज़ों में तवाज़न। तो उसमें क्या तवाज़न है कि वो हमारे पास रेट जब कंडेंसेशन और दूसरा क्या है, एवेपोरेशन, यानी वेपर से लिक्विड का बनना और लिक्विड से वेपर्स का बनना, ये दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो हम कहते हैं हमें क्या ऑब्टेन हो गया है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, देन दिस स्टेट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। जी नेक्स्ट है, वाया रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लोअर देन गैसेस। ये अभी इसी चैप्टर में डिस्कस किया, अभी इसी टॉपिक में, कि क्यों जो लिक्विड्स की डिफ्यूजन है वो स्लोअर है, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेसिस बहुत कम हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आहिस्ता से डिफ्यूज़ करते हैं। वाई डज रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी हमने 2 क्वेश्चन पहले भी इससे मिलते जुलते डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो फिर कोई भी चीज़ ज़ाहिर सी बात है जब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करेगी और मूव करना शुरू कर देगी। वाई आर लिक्विड्स मोबाइल। लिक्विड्स होते हैं वो मूव क्यों करते हैं, हम देखा सॉलिड्स होते हैं वो मोबाइल नहीं होते।
यानी यहाँ मोबाइल से मतलब है मूवमेंट, क्यों वो मूव करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं वो गैसेस से तो स्ट्रॉन्ग है, मगर सॉलिड के कंपैरिजन में अभी भी उनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस काफ़ी वीक होती हैं। और ये जो वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं वो अलो करती है कि मालिक्यूल्स क्या करें, इजीली वन स्टेट टू अदर स्टेट मूव कर सकें। तो यही रीज़न है लिक्विड्स जो होते हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो बेसिक 3 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। 2 हमने देख ली हैं, कौन कौन सी, हमने गैसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने देख ली हैं, लिक्विड्स के बारे में भी हमने डिटेल से देख लिया। अब जस्ट हमारे पास रह गया है सॉलिड स्टेट, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।